हेलो इंजीनियर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? तो फॉर्म भरना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है और अब बहुत सारे डाउट आप लोगों के मन में आ रहे हैं, जो कि हर साल ही होता है। तो आज जो आपके डाउट सॉल्व होने वाले हैं वो है मेडिकल से रिलेटेड, है ना। मेडिकल फिटनेस के बारे में बहुत सारी प्रॉब्लम है बच्चों को, खास करके आईज से रिलेटेड। तो क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं आरआरबी के, आज के सेशन में जानेंगे इसे जल्दी, बहुत जल्दी समय में। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो आप लोगों को सबसे पहले अगर आप अपने जोन का नोटिफिकेशन ओपन करते हैं तो वहां पे बच्चे इस तरीके से जो है आपके पोस्ट की पूरी की पूरी जो डिटेल है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है, उसके सामने जो है आपका यहाँ पे लिखा रहेगा कौन सा डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल है, इंजीनियरिंग है। ठीक है, और फिर जो है उसके सामने जो है आपका सब डिपार्टमेंट लिखा रहेगा और फिर जो है उसके सामने लिखा रहेगा मेडिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे आपका C1, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो ना, इसकी कैटेगरी मेडिकल स्टैंडर्ड की है C1। इसका मतलब अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आपको C1 लेवल का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो पास करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ठीक है, TRS EMU का है इलेक्ट्रिकल में, और ये जो है आपका A3 है। ठीक है, यहाँ पे देखो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल TRD, ये जो है आपका A3 का है। B1 में अगर आप देखो कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जर्नल सर्विसेज, इसके लिए जो है आपका B1 है। तो C1 हो गया, A3 हो गया, B1 हो गया। ठीक है, उसके अलावा जो है बच्चे कुछ और वैकेंसीज में आपको दिखाती हूँ कौन कौन सी पोस्ट है जिनके लिए जो है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड, यहाँ पे देखो ये आपका A3 वाली है, B1 है, C1 है, इस तरीके से हर पोस्ट के सामने, और ये हर जोन में आपको मिलेगा। ठीक है, हर जोन में आप देखोगे तो इस तरीके से जो है आपकी यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखा होगा और उसके बगल में जो है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड लिखा होगा। अब थोड़ा सा मैं आपको ये समझा देती हूँ कि इन मेडिकल स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है ना, क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ गया तो जब आप अपनी पोस्ट सिलेक्ट करोगे या फिर जब आप अपनी जो है अपना मेडिकल जो स्टैंडर्ड है अभी वर्तमान में, है ना, उससे कंपेयर करने जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लो कि ये सारी के सारे स्टैंडर्ड हमें क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं। सबसे पहले बच्चे हम जो आपके A3 है, C1 है ना, B1 है, इनका मतलब जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो है अगर हम देखें A3, जो कि आपको बहुत ज्यादा पोस्ट में देखने को मिलता है, A3 जो आपका कैटेगरी है, इसमें क्या होता है बच्चे, सबसे पहले जो आपका डिस्टेंस विजन है, दूर की जो नजर है, उसके लिए जो है आपका 6/9 होना चाहिए। ठीक है, 6/9 विद और विदाउट ग्लासेस, ये भी आपको याद रखना है। मतलब चश्मे के साथ भी अगर इतना विजन आपका है ना, तब भी जो है आप लोग चलेंगे। पावर ऑफ लेंसेज नॉट टू एक्सीड 2 डायोप्टर, है ना, लेकिन ये नहीं कि चश्मे लगे हुए हैं लेकिन उसका जो पावर है वो बहुत ज्यादा है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी कि चश्मा पहना हुआ हो तो चलेगा, लेकिन मोटे लेंस का अगर चश्मा पहना है, पावर ज्यादा है उसकी, तब जो है बच्चे आपका नहीं चलेगा, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास में जो स्पेक्स है, मैंने जो आपका चश्मा पहना हुआ है, उसका डायोप्टर या फिर उसकी जो पावर है लेंस की वो कितनी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जो नियर विजन है A3 के लिए वो आपका 0.6 है। ठीक है, विद और विदाउट ग्लासेस, इसमें भी आपका वही है। और उसके बाद में आता है ये वाली चीजें कि आपको ये सारे के सारे आई टेस्ट पास कर रहे होंगे। तो अगर आप बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो अगर पास ही जो है आपके अगर टेस्टिंग सेंटर है तो आप जो है इन टेस्ट को वहां से भी करवा सकते हो। सबसे पहले आपका कलर विजन है, उसके बाद में आपका बाइनोकुलर विजन है, उसके बाद में आपका नाइट विजन है, फिर आपका जो है मेसोपिक विजन है। एक ही करके मैं आपको समझा देती हूँ, आप जो है खुद भी अगर चेक करना चाहे तो खुद भी कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चे आपका डिस्टेंस विजन टेस्ट और नियर विजन टेस्ट जो है आपका इस तरीके से होता है ना। पास वाला तो जो है आपका पास में आपको रख करके सारी की सारी लाइन जो है आपको पढ़नी होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको स्कोर दिया जाता है। अगर आप जो है डिस्टेंस विजन वाला करते हो, दूर की नजर वाला जो है अगर टेस्ट होता है तो इस तरीके से होता है ना। सारी की सारी जो है आपकी यहाँ पे 6 लाइन लिखी होंगी, डी है, मतलब ये तो मैं आपको पढ़ करके बता रही हूँ, ये आपको पढ़ने को कहा जाता है। 6 में से जितनी लाइंस को आप पढ़ पाओगे वो जो है आपका जितनी दूरी पे है ना, वो जो है आपको इस तरीके से लिखा रहता है। तो किसी भी, जैसे वहां पे आपका 6/6 है, इसका मतलब है कि आप सारी की सारी लाइंस को जो है आप पढ़ लिया आपने, है ना। तो ये बच्चे इस तरीके से जो है आपका जो डिस्टेंस विजन है वो मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये दो जो आपका बेसिक से आपका टेस्ट हो जाता है। उसके बाद में जो है आपका कलर विजन आता है। कलर विजन का जो टेस्ट होता है ना बच्चे, उसे जो है आपका इशिहारा टेस्ट कहा जाता है, और ये आप खुद भी कर सकते हो, है ना। आप जो है गूगल से इस तरीके की इमेज निकाल सकते हो, या फिर ये टेस्ट अगर आप लिखोगे तो ये टेस्ट जो है आपको मतलब खुद भी घर से कर सकते हो। और कैसे करना है, यहाँ पे देखो, जैसे कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस नहीं है ना, मेरा कलर विजन ठीक है, तो मुझे इन कलरफुल गोलों के अंदर, सर्कल्स के अंदर नंबर लिखे हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे बच्चे से पूछूं जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, वो इन नंबर्स को नहीं पहचान पाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है बच्चे, ये आपका 12 है,
ठीक है, ये आपका 8 है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप, ये आपका 6 दिख रहा है, ये आपका 29 दिख रहा है। ठीक है, ये 57 दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखो ये आपका 5 दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका 45 दिख रहा है। तो ये क्या है, ये आपका कलर विजन का टेस्ट है, आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, इशिहारा टेस्ट आता है और इसके जो है अलग अलग लेवल्स होते हैं, है ना। तो ये जो है आपको वहां पे टेस्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद में जो है आपका बाइनोकुलर विजन है। बाइनोकुलर विजन का मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ बेसिकली क्या होता है। बाइनोकुलर विजन में जो है बच्चे आपका इस तरीके की टेस्टिंग होती है ना। आईज की जो आपकी लोकेशन है, फिर कह सकते हैं कि उनकी जो स्थिति है उसको जो है आपका चेक किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की जो है कोई भी कंडीशन आंखों में नहीं होनी चाहिए, ये आपका बाइनोकुलर विजन में टेस्ट किया जाता है। उसके बाद में जो है आपका नाइट विजन है। कई जो है आपके लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर में विटामिन ए की जो है आपकी कमी होती है, तो जैसे ही रात होती है, अंधेरा होता है किसी भी जगह पे, तो उनका जो विजन है वो उनके लिए तो क्लियर है, लेकिन वो एक्चुअल में क्लियर नहीं होता है। उनका जो विजन है वो ब्लर हो जाता है ना। तो शाम होते ही, अंधेरे होते ही, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा साइंस में कि विटामिन ए की कमी से जो है आपका रतुंधी हो जाती है ना। मतलब कि जो नाइट विजन है वो धुंधला हो जाता है। तो ये बच्चे आपका, अगर कोई नॉर्मल पर्सन है तो उसको इस तरीके से दिख रही होंगी गाड़ियां। ठीक है, और अगर किसी व्यक्ति को नाइट ब्लाइंडनेस है या फिर उसको जो है रात में सही से नींद का ब्लरी विजन है उसका, तो वो इस तरीके से उसको विजन दिखेगा। ठीक है, तो ये वाला जो आपका नाइट ब्लाइंडनेस फंक्शन है, नाइट विजन है, वो भी जो है आपका चेक किया जाता है। उसके बाद में आपका मेसोपिक विजन आता है या फिर इसको ट्विलाइट विजन भी कहा जाता है। ये बेसिकली क्या है बच्चे कि आपकी कोई भी चमकती हुई चीज है ना, वो भी आपको क्लियर नहीं दिखेगी, वहां पर भी आपका जो विजन है वो आपका ब्लर होगा। इससे क्या होता है कि आपको एक की जगह दो चीजें दिखेंगी। मतलब कि किसी इंसान को आप देख रहे हैं दूर से, तो आपको उसकी जो चेहरे की जितने भी उसके पार्ट्स हैं, है ना, उसके अगर नाक है तो आपको दो दिखेगी, एक तो मेन होगी, उसके साथ में जो है आपको दूसरी भी दिखेगी, है ना। तो इस तरीके से जो आपका विजन होता है उसको मेसोपिक विजन कहा जाता है, ट्विलाइट विजन भी से कहा जाता है। तो इसमें क्या है कि जो भी प्रकाश मतलब जिस वस्तु से टकरा करके आता है वो हमें दो दो दिखती है ना। तो ये जो है आपका मेसोपिक या ट्विलाइट विजन कहलाता है। अब आपका जो बचे अगला A3 तो मैंने आपको बता दिया है। अब A3 हमने समझ लिया कि इन शब्दों का मतलब ये होता है। ठीक है, तो A3 से ही कंपेयर करते हुए हम जो बाकी के सारे जो स्टैंडर्ड है वो भी हम समझेंगे। तो A3 के सारे मैंने आपको शब्द समझा दिए हैं। अब आपका जो है B1 की बात करते हैं, तो B1 में जो है आपका है 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस, ये आपका डिस्टेंट विजन है। ठीक है, उसके बाद में जो आपका नियर विजन है 0.6, ये आपका सेम ही रहेगा, है ना। A3 का और ये B1 का जो है आपका सेम है 0.6। बस इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे 6/9 है और यहाँ पे जो है आपका 6/12 हो गया है। ठीक है, ये है। बाकी नीचे के अगर आप देखोगे सारे के सारे टेस्ट ये आपको क्लियर करने पड़ेंगे। मतलब कि कलर ब्लाइंडनेस वाला जो बच्चा है वो A3 स्टैंडर्ड वाली पोस्ट के लिए B1 स्टैंडर्ड वाली पोस्ट के लिए नहीं अप्लाई कर सकता है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस कहने बच्चे कि ये ठीक नहीं हो सकती बीमारी, है ना, इसका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद में जो है आपका B2 है। B2 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है आपका 6/12 है। यहाँ पे आपका नियर विजन जो है आपका यहाँ पे 0.6 है। ठीक है, और अगर आप देखोगे साथ में एक और चीज हो रही है बच्चे कि जो आपका लेंस का जो पावर है वो भी जो है आपका एक्सीड हो रहा है। A3 के लिए थोड़ा सा जो है आपके स्ट्रिक्ट मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं, तो यहाँ पे आपका 2 डायप्टर का जो लेंस है वही चलेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 डायप्टर तक का जो लेंस है वो भी आपका चल जाएगा। B2 में भी आपका जो 4 डायप्टर तक का लेंस है वो भी आपका चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बच्चे अगर आप देखोगे तो मस्ट पास टेस्ट फॉर द बाइनोकुलर विजन, बाइनोकुलर विजन जो है आपको पास करना पड़ेगा, और बाकी के जो सारे टेस्ट है वो यहाँ पर आपके नहीं मेंशन है। उसके बाद में बच्चे आपका C1 आता है। C1 की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आपका 6/18 है, याद रखना। ठीक है, विद और विदाउट ग्लासेस। उसके अलावा जो है आपका नियर विजन यहाँ पे 0.6। नियर विजन सभी स्टैंडर्ड में आपका सेम है, अगर आप एक चीज देखो तो, है ना, 0.6 ही सब जगह है। उसके अलावा यहाँ पे बच्चे अगर आप देखोगे बाकी जो आपके टेस्ट है ना, वो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी आपका बाइनोकुलर है, लेकिन यहाँ पे बाकी सारी के सारे टेस्ट नहीं है। मतलब कि जो कलर विजन वाला बच्चा है ना, कलर विजन वाले बच्चे के लिए जो है आपका एक तो ये B2 में अगर वो बाइनोकुलर टेस्ट पास कर रहा है तो वो इसके लिए भी अप्लाई कर सकता है, B2 वालों के लिए, और C1 वाली पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये 2 पोस्टें हैं जो कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बच्चे अगर हम फिजिकल फिटनेस देखते हैं, क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड में ये तो नहीं कि सिर्फ आंखें ही चेक की जाएंगी आपकी, है ना, आंखों के अलावा बाकी क्या यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका डायबिटीज का होता है, बेसिक सा टेस्ट, आप खुद भी घर में करवा सकते हैं, बड़ा तो नहीं है। ठीक है, आपका जो है बच्चे
ये हाइड्रोसिल का जो है आपका टेस्ट होता है, बेसिकली उसमें जो है आपके टेस्टीज जो है ना, वो जो है आपके टेस्ट होते हैं। उसके बाद जो है आपका ब्लड प्रेशर का टेस्ट होता है, ये भी आपका ऐसा टेस्ट है जो आप करवा सकते हैं खुद से, ठीक है। आपका जो है हेमोरोइड्स की जो है आपका टेस्ट होता है ना, ये जो है आपका रेक्टम का टेस्ट होता है। उसके बाद में आपका यूरिन टेस्ट होता है, किसी प्रकार की जो है कोई इरेगुलरिटीज तो नहीं है। आपकी जो आईज है वो तो मैंने आपको बता दिया है, नोज है और आपका थ्रोट है ना, ये जो आपके बेसिक टेस्ट है ये भी होते हैं। थ्रोट पे आपको पता होगा कि जो दांत वगैरह है वो भी जो आपके टेस्ट होते हैं। तो मतलब कोशिश ये होती है कोई ऐसी प्रकार की बीमारी ना हो जो आगे चल करके जो है दिक्कत दे, है ना। तो इस तरीके की कोई बीमारी नहीं है तो वो आपको ले लेंगे। तो मेडिकल स्टैंडर्ड मतलब इनमें तो अगर हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा बच्चे आपका स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ज्यादा हाई, मतलब इस तरीके का नहीं कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, है ना। बहुत सारी जो आपकी डिजीज है जैसे कि डायबिटीज है, या अगर आपको लगता है कि होने की संभावना है तो आप खुद ही टेस्ट करवा ले और फिर उसको कंट्रोल में रखने का काम करें, क्योंकि डायबिटीज जो है अगर कंट्रोल में रहेगा तो उनको पता नहीं चलेगा कि कभी जो है आपका बढ़ा था, है ना। बीपी का भी आपका वही है, तो कंट्रोल में रखें उसको। आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके की जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है वो मेरे शरीर में है या नहीं है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को जो है अवेयर इतना अपने शरीर के प्रति रखना है बच्चे। अच्छा, मैं कुछ और चीज बताती हूँ जो कि नोटिफिकेशन लिखी गई है, ध्यान से इनको समझो और सुन लो, ठीक है। देखो, सबसे पहला है आपका कि जो चिकित्सा मानक है, जो स्टैंडर्ड है मेडिकल के, वो संपूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है और सामान्यतः उम्मीदवारों पर लागू होते हैं, ठीक है। सभी पे लागू होते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं है। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवारों को भारतीय रेलवे चिकित्सा नियमावली, है ना, उसको जो है आपका पढ़ना होगा और उसमें कोई जो है आपका मतलब अगर सुधार किया जाएगा, मतलब अगर डिटेल में पढ़ना है आपको कि इनमें भी जो मेडिकल स्टैंडर्ड है इनमें भी अगर आपको लगता है कि कोई तो बीमारी जो है होने के चांसेस है मुझ में, है ना, तो उसके बारे में जो है डिटेल में बच्चे आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो इनकी वेबसाइट है वहां पर जो है आपको मिल जाएगा सब कुछ, जो है ना। और ये भी होता है कि आप जो है मेडिकल स्टैंडर्ड में अगर कोई चीज बचे, कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो कि 1-2 महीने के भीतर ठीक हो सकती है तो वो भी आपको टाइम दिया जाता है, ठीक है। ये भी जो है आप लोगों को मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहला है आपका, जिन अभ्यर्थियों ने रिफ्रैक्टरी त्रुटि और ठीक करने के लिए लैसिक सर्जरी या कोई अन्य सर्जिकल प्रक्रिया करवाई है वे उन पदों के लिए पात्र नहीं है जिनके लिए चिकित्सा मानक A3 अपेक्षित है। इसका मतलब क्या है कि A3 वाली जो पोस्ट है उनके लिए बिल्कुल क्लीन बच्चा चाहिए, ठीक है। बिल्कुल क्लीन बच्चा मतलब आपने लैसिक करवाई भी है ना, तब भी जो है आप इसमें एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। या फिर शरीर की भी किसी और पार्ट की भी जो है सर्जरी करवाई हुई है ना, तो वो जो है बच्चे यहाँ पे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि मैम 2 साल पहले जो है आपकी सर्जरी हुई थी, अगर वो बच्चे पढ़ने में नहीं आ रही है ना, अगर उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस सर्जरी की वजह से आपके शरीर में आज वर्तमान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको फिर बताने की जरूरत भी नहीं है ना। अगर प्रॉब्लम है उन्हें पकड़ ले वो, है ना, तब तो वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, जैसे कि 6 महीने पहले हुई है ना। तो इस तरीके की जो है आपकी सर्जरी अगर है जो कि कभी पीछे रही है, पास्ट में रही है, लेकिन आज उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जो है बच्चे मेडिकल स्टैंडर्ड पास कर जाओगे आराम से, ठीक है। तो ये जो है आपका लिखा हुआ है कि अगर किसी ने जो है कोई भी रिफ्रैक्टरी त्रुटि के लिए उसको ठीक कराने के लिए कोई सर्जिकल करवाई है ना, कोई जो है आपका लैसिक सर्जरी करवाई है, तो A3 जो है उसके लिए मतलब आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। लैसिक सर्जरी वाले उम्मीदवार निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने पर मानक B1 के लिए पात्र हो सकते हैं। लैसिक सर्जरी वाले भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, ठीक है। तो लैसिक सर्जरी वाले ध्यान से जो है कान खोल कर सुन लो कि अगर आपने लैसिक करवाया हुआ है, ठीक है, तो आप जो है B1 वाली जो पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन उसमें भी आपके 1, 2, 3 पॉइंट दिए हुए हैं। उम्मीदवार में लैसिक सर्जरी से संबंधित कोई जटिलता नहीं दिखी, जैसे मैंने आपको कहा कि सर्जरी हो गई है, अगर वो प्रॉब्लम जो पहले हो रही थी, अगर उस सर्जरी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना। जैसे बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि आंखों में अधिकतर बच्चे, मैंने जितना भी आपने आसपास देखा है कि कोई अगर लासिक सर्जरी करवाता है तो उसके बाद में वो ड्राइनेस की बहुत प्रॉब्लम बताता है ना, कि आंखें जो है लगातार ड्राई रह रही हैं, बहुत सिर दर्द हो रहा है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है ना। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है उस सर्जरी के बाद में, है ना, तो आप जो है आराम से सर्जरी के साथ में जा सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। उसके बाद में आपका लैसिक सर्जरी कम से कम 1 साल की अवधि की होनी चाहिए, पुरानी होनी चाहिए। जिस संस्थान से सर्जरी की गई थी उसके विशेषज्ञ के द्वारा जारी किए गए मेडिकल सर्टिफिकेट में इसकी पुष्टि होनी चाहिए कि हाँ हमने सर्जरी यहां से करवाई है, वो होना चाहिए। लैसिक सर्जरी के बाद अवशिष्ट कार्नियल मोटाई पैकीमेट्री पर 4 to 5 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कॉर्निया की भी अपनी डेप्थ होती है, ठीक है, तो कहीं वो ना कम हो गई हो, उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। वो आपके पूरी जो आपने कहीं से सर्जरी करवाई है तो आपको रिपोर्ट मिलती है वहां से ना, उसमें जो है आपका लिखा जाता है, तो इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली बच्चे अगर लैसिक वाले आप लोग हैं तो इन सेंटेंस को ध्यान से पढ़ लेना, और अगर आपका कोई दोस्त है,
कोई फ्रेंड है जो कि आरआरबी जेईई का एग्जाम देना चाह रही है, भरना चाह रही है, भरना चाह रहा है, तो उसके साथ में जरूर शेयर कर देना कि भाई देखो लेसिक वाले भर तो सकते हैं लेकिन ये सारे के सारे जो है आपकी चीजें फिर भी उनको फुलफिल करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा उनके साथ में शेयर कर देना अगर आपका लेसिक नहीं हुआ तो, है ना, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो कि इन्हीं वजह से जो है आपकी प्रॉब्लम में रहते हैं। ठीक है, बाकी बच्चे जो आपके सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक है, उनके लिए जो चिकित्सा मानक है, स्टैंडर्ड है, वो अलग है ना। बाकी जो आपके जनरल बच्चे हैं उनके लिए जो है आपके सारे के सारे जो मैंने आपको बताया है, जो आपके भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए बच्चे आपका अलग है, वो आप अपनी रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे वहां पे आपको मिल जाएंगे। यदि अभ्यर्थी पद के लिए निर्धारित मेडिकल फिटनेस मानक में उत्तीर्ण नहीं हो पाता तो उसे पद के लिए पैनल में शामिल करने पर विचार नहीं किया जाएगा और रेलवे के द्वारा कोई वैकल्पिक नियुक्ति प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, अब ये तो छोटी मतलब वैसी सी बात है, अगर आप सोचे कि मैंने तो पेपर निकाला है, CBT 1 निकाला है, CBT 2 निकाला है, फिर मुझे मेडिकल में बाहर कैसे कर सकते हैं, तो क्लियरली जो है उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिकल से रिलेटेड कि ये नहीं होगा कि आपको कोई वैकल्पिक पद दे दिया जाएगा अगर मेडिकल स्टैंडर्ड में आप पास नहीं हो पा रहे। इसलिए कोशिश करना बच्चे कि पहले ही आपको पता हो कि मेरा शरीर किस तरीके का है ना, क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे होते हैं और मुझे जो है आपका किस किस तरीके से जो है पास होना है। और कोशिश करेंगे कि जो आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड है ना, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को गाइड भी कर दिया जाए, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है ना उनसे बात करके, तो थोड़ा सा जो है उस चीज के लिए भी आप लोग जुड़े रहिएगा मिकडी जी से। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपके साथ में जो जानकारी मैं शेयर कर रही हूँ वो जो है एक तो बच्चों की जो बातें हैं ना उनके बेस पे, और ये जो है आपका जो लिखा हुआ है ना, आपका यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके बेस पे, तो थोड़ा सा बच्चे याद रखना। यदि कोई उम्मीदवार अपनी प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा के दौरान पद के लिए आवश्यक चिकित्सा मानक प्राप्त करने में विफल रहता है, ठीक है, अगर कोई जो है आपको आपकी प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा है यानी कि आपकी जो है मेडिकल एग्जाम है, ठीक है, अब वहां पे क्या है कि आपकी कोई मतलब कुछ भी जो है आपको मेडिकल एक तरीके से आपको कहीं पे भी जो है आपका जाना था, डॉक्टर के पास में जाना था, अगर वो जो है बच्चे आपको नहीं मिली है तो उसे निर्धारित शुल्क और शर्तों के साथ भुगतान पर चिकित्सा अपील करने का एक अंतिम अवसर दिया जा सकता है। ठीक है, तो मेडिकल अगर मेडिकल एग्जाम किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से आपका रुक जा रहा है, छूट जा रहा है, तो आप उसे फिर भी दे सकते हो, लेकिन हाँ उसका रीजन जो है वो वैलिड होना चाहिए और आपको फिर कुछ पैसे भी देना पड़ेंगे, शुल्क देना पड़ेगा, तब जो है आपका जो मेडिकल एग्जाम है वो दोबारा से कंडक्ट करवाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको बच्चे आप लोग याद रखना। ठीक है, जिन उम्मीदवारों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर चिकित्सा अपील का विकल्प चुना है उनकी चिकित्सा परीक्षण का परिणाम अंतिम और बाध्यकारी होगा। जिन उम्मीदवारों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर चिकित्सा अपील का विकल्प नहीं चुना है, केवल उनके प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा पर ही परिणाम पर ही विचार किया जाएगा। इसको भी थोड़ा सा याद रखना बच्चे। ठीक है, तो आपका जो ये होगा मतलब जो समय सीमा होगी है ना, उसके भीतर ही बच्चे आपको चिकित्सा का विकल्प जो है मतलब ये जो आप अपील करेंगे ना, इसके भीतर ही आपको चुनना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद में अप्लाई करेंगे तो वैसी बात है कि वो जो है आपका एलिजिबल ही नहीं होंगे, एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप बच्चे ये जो आपके 4 स्टैंडर्ड है ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनका मतलब क्या है, इनमें जो है आपके थोड़े थोड़े से बेसिक से डिफरेंसेस है ना, लगभग जो है आपकी लगभग जो चीजें हैं वो आपकी सेम ही है। और जैसे मैंने आपको बताया भी कि ये सारी की सारी देखना कहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए बच्चे, अधिकतर जो है C1 वाली है, B1 वाली है, A3 वाली है। A3 जो है आपके सबसे मतलब अच्छा स्टैंडर्ड माना जाता है, इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखें। और ये मैंने किसी एक पर्टिकुलर जोन का खोला हुआ है, आपको पता है कि वैकेंसी जो है सब जगह जो है आपकी सेम नहीं है, पोस्ट जो है सब जगह सेम नहीं है, तो जो चौथा वाला जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है वो किसी किसी जोन में आपका हो सकता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। उसके अलावा जब आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं बच्चे, है ना, तो ये थोड़ा सा देख लें कि मेरा जो है मेडिकल फिटनेस वो किस तरीके का है और मैं किस पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी जो है चीज आपकी बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो ना, मेहनत कर रहे हो, CBT 1 दोगे क्लियर हो जाएगा, CBT 2 दोगे क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर किसी वजह से मेडिकल में नहीं हो पाया है ना, तो बड़ी दुख की बात होगी। इसीलिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है बच्चे। ठीक है, अवेयर रहिए कि किस तरीके के मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं, RRB क्या कहना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, और हमारे अंदर जो है किस किस तरीके की कमियां हैं ना, तो आपको अपने शरीर के लिए अवेयर होना जरूरी है। उसके अलावा सबसे पहले मेडिकल के लिए हम बाद में जाएंगे, पहले CBT 1 क्लियर बच्चे हमें करना है। तो CBT 1 अगर आपको कंफर्म्ड क्लियर करना है ना, तो RRB JEE CBT 1
ठीक है। मेगडीजी मैकेनिकल पे जाइए आप, किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हैं, आप सिविल के हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल के हैं, आप मैकेनिकल हैं, CBT 1 सभी को पास करना पड़ेगा। तो हर बच्चा जो कि RRB JEE CBT 1 पास करना चाह रहा है बच्चे, एक बार आप जरूर जाकर के देखिएगा मेगडीजी मैकेनिकल, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन है, RRB JEE का जो कंटेंट है वो आपका यूट्यूब पे फ्री है, क्लासेस जो है आपकी फ्री है, आपको दिख जाएगा किस तरीके का कंटेंट है मेगडीजी का, ठीक है। और फिर उसी के बेस पे जो है आप ये डिसाइड करेंगे कि हमें CBT 1 क्लियर करना है कि नहीं करना है। अगर करना है तो आपको जाना है मेगडीजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन पे, और CBT 1 का बच्चे कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, याद रखना, ठीक है। अतुल सर की जो आपकी रीजनिंग की क्लासेस है वो आपके यहाँ पे लाइव चल रही है, स्टैटिक जीके पूरा कंप्लीट है आपका, ठीक है। आपको लाइव प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, मतलब हर वो चीज मिलेगी जो कि आपको RRB JEE CBT 1 का जो एक वो है ना ऑब्स्टिकल है आपके सामने, वो क्लियर करवाएगा, ठीक है। तो जुड़िए मेगडीजी मैकेनिकल से और जुड़े रहिए, क्योंकि अभी इसके बाद बहुत सारे और भी डाउट है जो कि आपके क्लियर होने बाकी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आप लोगों को नए सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।